अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट पीरियड्स। पीरियड्स हम करेंगे परवेज़ अकबर से। चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका हिस्ट्री टेकिंग है। हिस्ट्री टेकिंग जो है वो आपकी ओएसपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ आपने एक लॉन्ग स्टेशन होता है। लॉन्ग स्टेशन में अपने पूरी हिस्ट्री लिखनी होती है और बच्चों की हिस्ट्री मतलब पीरियड्स की हिस्ट्री एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन के थोड़ी डिफरेंट होती है, कुछ इसमें पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं। सो वो मैं आपको जब एग्जामिनेशन करवाऊँगी तभी साथ हम करेंगे। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो आप करने वाली चीज़ें हैं एज अ प्रूफ के लिए वो सिर्फ यहाँ से आप टेबल देख लें एक दफ़ा कि इस टेबल में दिया हुआ है कि पल्स जो होती है न्यू बॉर्न की पल्स कितनी होती है, वो ज़्यादा होती है 120 to 160 होती है। उसके बाद जो है जैसे एज बढ़ती है एज के साथ साथ जो पल्स है वो कम होती है। सो 80 to 140 होती है। उसके बाद 5 ईयर्स में 75 to 120 होती है। उसके बाद जो है नॉर्मल हमारी जो होती है अडल्ट की उससे करीब करीब आ जाती है। और बीपी की बात करें तो वो जो है वो पहले कम होता है, उसके बाद रेस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद आपके एंथ्रोपोमेट्रिक मेयर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हमने एंथ्रोपोमेट्रिक मेयर से देखना होता है कि बच्चा जो है उसकी न्यूट्रिशन बेहतर है या नहीं, माल न्यूट्रिशन तो नहीं है। सो इसमें आपकी हाइट, वेट, हेड सर्कमफरेंस और इसके अलावा स्किन फोल्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन मेनली हम मिड अपर आर्म सर्कमफरेंस जो है वो ले रही होती हैं। उसके बाद जो करने वाली चीज़ है आपकी यहाँ पे वो है, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉन्टेनेले। सो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके एक अंटीरियर फॉन्टेनेले होता है, एक पोस्टीरियर फॉन्टेनेले होता है। अंटीरियर जो फॉन्टेनेले होता है वो क्लोज होता है 9 to 18 मंथ्स ऑफ एज में, और जो पोस्टीरियर होता है वो 3 to 6 मंथ्स ऑफ एज में क्लोज होता है। सो आपसे जो है इसमें से आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। जो नॉर्मल क्लोज होता है वो 9 to 18 मंथ्स ऑफ एज में होता है। अगर एक 6 मंथ का बच्चा आता है और वो कहते हैं कि इसका जो अंटीरियर फॉन्टेनेले है वो क्लोज है, इट मीन्स कि वो उसकी जो नॉर्मल जो एज है, नॉर्मल एज से पहले क्लोज हो गया है। इसका मतलब ये है कि अर्ली क्लियर है। अर्ली क्लियर किस किस कंडीशन में होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीपी के अंदर, ठीक है, सेरेब्रल पाल्सी होती है, इसके अलावा हाइपरथायरिज्म हो गया और क्रेनियोसिंटोसिस वगैरह, इस केसेस में जो है वो अर्ली क्लियर होती है। जबकि अगर हम डिलेड क्लियर की बात करें, सपोज करें वो कहते हैं कि 2 ईयर का जो है ना बच्चा है और उसके जो है अंटीरियर फॉन्टेनेले वो ओपन है, तो इट्स मीन कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हमारी 3 डीडीज बन जाएगी इसके अंदर, एक होती है हाइपरथायरिज्म हो गया, रिकट्स हो गया और माल न्यूट्रिशन हो गया। फर्दर उसको कोई ना कोई फीचर देंगे, हम इन 3 डीडीज में से कोई एक जो है वो डायग्नोस कर लेंगे। मेनली जो है वो आपके एमसीक्यूज में ये आ रही होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हेड की। हेड में जो है उसका साइज़, उसकी शेप इंपॉर्टेंट है, साइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 ईयर्स तक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम 5 ईयर्स तक लेते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेयर्स, लेकिन हेड साइज़ जो है वो 2 ईयर्स में मेनली जो है ज़्यादा बढ़ रहा होता है, ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो लार्ज भी हो सकता है, वो स्मॉल भी हो सकता है। कितना लार्ज स्मॉल का कितना उन्होंने दिया, उन्होंने कहा 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से ज़्यादा होगा तो लार्ज हेड होगा, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से कम होगा तो स्मॉल हेड होगा। अब जब हमने बायोस्टैट पढ़ी थी, हमने पढ़े थे एक कर्व पढ़ा था, ठीक है। कब हमने पढ़ा था कि अगर हम 1 स्टैंडर्ड डिविएशन जाएँ, ठीक है, तो ये 1 हो गया, ठीक है। फिर हम जाते हैं 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, तो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में मैक्सिमम जो कर्व थी वो आ रही थी। 1 स्टैंडर्ड डिविएशन में हमने कहा था कि तकरीबन 68 परसेंटाइल होती है, और अगर हम इससे थोड़ा ये है 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। अगर हम 2 स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो 2 स्टैंडर्ड डिविएशन में 95 तक आ रहा था, ठीक है, 95 से 97 तक 97 तक परसेंटाइल आ रहा था। हम जो ग्रोथ कर्व ले रहे होते हैं, ठीक है, किसमें ग्रोथ कर्व है, इसमें हम जो परसेंटाइल लेते होते हैं, नॉर्मल परसेंटाइल लेते होते हैं, वो आपकी होती है मेनली 3 to 97, 3 या 4 to 97 परसेंटाइल। अगर इस पूरे कर्व के अंदर कोई किसी की जो हेड साइज़ वो फॉल कर रहा है, इसका मतलब भी वो नॉर्मल है, ठीक है। 97 से ऊपर जाएगा अगर, या 3 से नीचे जाएगा अगर, ठीक है, दोनों केसेस में क्या होगा कि एबनॉर्मल होगी। 97 से ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे ये 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से जो है वो बात ज़्यादा आगे बढ़ गई है। हम ये कहते हैं कि हमारा जो है इसमें हाइड्रोसेफलस है। अगर 3 से नीचे जाती है सपोज करें, तो इसमें क्या होता है कि स्मॉल हेड होगा। 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से कम होगा, इसमें क्या होगा कि इसमें मेनली जो होते हैं बच्चे सीपी वाले होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी वाले होते हैं, या क्रेनियोसिंटोसिस की बात कर रहे हैं, या टॉर्च इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, इनमें जिनका हेड होता है वो छोटा होता है, ठीक है। ये आपने याद करना है, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन से ज़्यादा या कम, ये भी आपके जो है एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर बाकी सारा आपका वही एग्जामिनेशन है, ठीक है। एग्जामिनेशन आपने करना है इसके अंदर, और जो कि बेड साइड पे भी लिखा हुआ है, आपका वहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इसमें से आपने करना है, वो अपने करना है न्यूनेटल रिफ्लेक्सिस। ये रिफ्लेक्सिस हैं, ये आपके एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ में भी जो है माइलस्टोन अचीव होते हैं, नहीं होते, पूछते हैं, और वाइवा के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से रिफ्लेक्सिस हैं। अब ये आपके जो होते हैं बच्चों के प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होते हैं, मतलब हर बच्चे में जो है ये रिफ्लेक्स नॉर्मली पाए जाते हैं। आपने मेनली टेबल ही करना है, ठीक है, लेकिन समझना ज़रूरी है कि रिफ्लेक्स कौन कौन सी हैं और किस तरह की हैं। अब यहाँ पे जो है 4 to 6 मंथ्स ऑफ एज में इन्होंने डिसअपीयर हो जाना है। बर्थ पे अगर आ रहे हैं, ठीक है, अगर बर्थ पे स्टार्ट हैं ये, तो 4 to 6 मंथ्स में नॉर्मली डिसअपीयर हो जाना चाहिए, उसके बाद रिफ्लेक्स नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट जो है कोई एबनॉर्मलिटी है, सपोज करें पेशेंट को हाइड्रोसेफलस है, तो हाइड्रोसेफलस वाला पेशेंट जो है वो डेवलपमेंट जो है उसकी नॉर्मल नहीं होती, उसमें काफ़ी रिफ्लेक्स जो हैं, इसमें रूटीन रिफ्लेक्स हो गया, ये उनमें परसिस्ट करते हैं। तो परसिस्ट करना भी एक बैड है, मतलब एक जो है डिजीज़ की तरफ है इशारा, और मतलब डेवलपमेंट जो है उसकी नॉर्मल नहीं हुई, कोई ना कोई ब्रेन का प्रॉब्लम है। और अगर ये
डिसअपियर मतलब ये अपीयर ही नहीं होते किसी बच्चे में, तब भी डेवलपमेंट जो है वो एबनॉर्मल होती है। सीपी के बच्चे में जो है ये रिफ्लेक्सेस बात बात नहीं होते। सो हम ये कहते हैं कि रिफ्लेक्सेस का ना होना भी एक इंडिकेट करता है वो डिजीज़, और ना होना भी, अगर परसिस्ट करना भी इंडिकेट करता है। सो हम इसको देखते हैं। जैसे पहले है सिंपल से रिफ्लेक्स हैं, ये आपने हर बच्चे में ऑब्जर्व किए होंगे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टडी के लिहाज से। सो हम बात करते हैं ग्रेस या प्लांट रिफ्लेक्स। ये क्या होता है? आप जब छोटे से बच्चे जो है मेनली जो होते हैं बर्थ से 4 to 6 मंथ्स के जो बच्चे होते हैं, उनके अगर प्लांटर पे है ना अपना हाथ रखें या फिंगर रखते हैं इस तरह से, तो बच्चा फ़ौरन से जो है वो आपका हाथ ग्रिप कर लेता है, या जो आपकी फिंगर है वो ग्रिप कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं ग्रेस या प्लांट रिफ्लेक्स कहते हैं। और ये बर्थ प्रेजेंट होता है और उसके बाद 4 to 6 मंथ्स ऑफ एज में डिसअपीयर हो जाता है। ठीक है, 6 मंथ्स ऑफ एज में डिसअपीयर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है? मोरो रिफ्लेक्स ये होता है कि अगर आप एक बच्चा जो है, ठीक है, उसको थोड़ा सा जो है ना एलिवेट करके और थोड़ा सा उसका हेड है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करें, थोड़ा सा 10 to 15 डिग्री ड्रॉप करें, तो फ़ौरन से बच्चा जो है उसका अपने हाथ पाँव खोल लेगा। इसे हम कहते हैं कि ये हमारा जो है ना वो मोरो रिफ्लेक्स है। ये भी बर्थ पे होता है। उसके बाद 4 to 6 मंथ्स में ये जो है ना डिसअपीयर हो जाता है। उसके बाद जो बर्थ पे होता है और 4 to 6 पे ख़त्म होता है वो है टॉनिक नेक। टॉनिक नेक में क्या होता है? चलिए मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ साथ, ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ये मोरो रिफ्लेक्स में क्या है, देखेंगे कि बच्चे को थोड़ा सा हेड को एलिवेट करके थोड़ा सा ड्रॉप करें, थोड़ा सा एक्सटेंड करें, तो पूरे जो उसके हाथ पाँव हैं वो बिल्कुल खुल जाते हैं। सो बच्चे जब अपने हाथ पाँव पहले से पहले जो है ना वो खोलते हैं, उसके बाद जो है फ्लेक्स कर लेते हैं। जैसे जैसे वो चाह रहा होता है कोई इसको पकड़ ले, ठीक है, तो वो अपने हाथ पाँव जो है ना खोलता है, उसके बाद वो फ्लेक्शन में चला जाता है। सो ये था मोरो रिफ्लेक्स। उसके बाद मैंने बता दिया आपको ये ग्रेस रिफ्लेक्स हो गया। उसके बाद हमने करना था ये वाला, ठीक है, ये जो 4 to 6 मंथ्स पे डिसअपीयर हो जाता है वो है टॉनिक नेक रिफ्लेक्स। टॉनिक नेक रिफ्लेक्स में ये होता है कि अगर आप एक बच्चे का जो हेड है वो एक साइड पे करते हैं, ठीक है, जैसे इन्होंने इस साइड पे किया हुआ है, ठीक है, तो जो उसकी वो वाली साइड होगी वो बिल्कुल एक्सटेंड कर जाएगी उसका हाथ और पाँव दोनों। जो दूसरी वाली साइड होगी, जो देखिए अपोजिट साइड होगी, वो उसकी जो है वो रिफ्लेक्स कर जाएगी, मतलब वो फ्लेक्स कर जाएगी। ठीक है, तो ये आपने याद करना है इसके अंदर। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका ठीक है, नेक्स्ट है आपका रूटिंग एंड सकिंग। रूटिंग सकिंग ये होता है कि अगर आप बच्चे के जो है बिल्कुल माउथ के साइड पे या चीक की साइड पे अगर आप फिंगर रखते हैं, तो वो फ़ौरन से अपना मुंह जो है वो साइड पे करता है, उसको सक करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि छोटे से बच्चे होते हैं, अगर आप फिंगर भी रखते हैं कहीं भी, फ़ौरन से कोशिश करते हैं कि मैं सक कर लूँ। तो ये जो है बर्थ पे होता है, 3 to 4 मंथ्स पे डिसअपीयर हो जाता है। आगे है स्टेपिंग रिफ्लेक्स। स्टेपिंग रिफ्लेक्स ये ऐसे ही है कि अगर आप बच्चे को उठाते हैं, उठा के टेबल की तरफ ऐसे थोड़ा सा करते हैं, ठीक है, तो फ़ौरन से वो अपना जो पाँव है वो टेबल रखेगा, मतलब चलने की कोशिश करता है, ठीक है, अपने पाँव जो है रखने की कोशिश करता है। तो ये है हमारे रिफ्लेक्स, जिसे कहते हैं स्टेपिंग या प्लेसिंग। ठीक है, प्लेस करना या स्टेपिंग होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है, मतलब एज ए रिफ्लेक्स शो करता है। ये जो है 4 to 6 मंथ्स पे ये भी डिसअपीयर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं गैलेन रिफ्लेक्स। सो हम गैलेन रिफ्लेक्स देखते हैं आपके डायग्राम से, आपको अच्छे समझ आएगी कि अगर हम बच्चे को स्पाइन लेटाएं, मतलब उल्टा लेटाएं, ठीक है, उसके बाद ये जो स्पाइन के साथ साथ अगर हम यहाँ भी हाथ अपना मूव करें, ठीक है, बैक पे जो फिंगर मूव करें, तो उसकी जो वो साइड होगी, ठीक है, ये साइड जो होगी वो बिल्कुल जो ना फ्लेक्स कर जाएगी, दूसरी साइड जो है वो एक्सटेंड कर जाएगी। ठीक है, या समझ लें कि जो उसकी पूरी स्पाइन है वो कर्व्ड हो जाएगी, बैक से उसकी इस साइड कर्व्ड हो जाएगी। इसे हम कहते हैं गैलेन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये बर्थ पे प्रेजेंट होती है और इसके अलावा 6 to 9 मंथ्स ऑफ एज में जो है वो डिसअपीयर हो जाती है। उसके बाद है ग्लेबेलर। ग्लेबेलर क्या होता है कि ये बर्थ पे होता है और ये जो ना आगे मतलब होल लाइफ परसिस्ट करता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी फिंगर या कोई शार्प ऑब्जेक्ट अगर आप लगाते हैं ग्लेबेला पे, तो फ़ौरन से उसकी जो आइज़ हैं वो क्लोज हो जाती हैं, तो ये भी रिफ्लेक्स होता है और ये परसिस्ट करता है। ठीक है, मतलब ये डिसअपीयर नहीं होता। उसके बाद है लैंडू। लैंडू रिफ्लेक्स जो है और उसके लिए पैराशूट रिफ्लेक्स जो है ये देर से आते हैं। ठीक है, मतलब जो लैंडू है वो होता है 6 to 18 मंथ्स ऑफ एज में आते हैं। अब लैंडू क्या होता है इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे डायग्राम ज़रा सही नहीं बनी हुई। सो इसमें मेनली होता ये है कि अगर आप बच्चे को प्रोन करें, ठीक है, प्रोन पोजीशन में लेके आएँ, अपना जो हाथ है उसके एब्डोमेन पे रखें बिल्कुल उल्टा करके, ठीक है। सो वो क्या करेगा, अपना जो हेड, ट्रंक, हिप सब कुछ है वो उसे एक्सटेंड कर देगा। इसी तरह से अगर आप उसे फ्लेक्स करते हैं, जैसे इन्होंने फ्लेक्स करते हैं, तो वो अपने हेड, ट्रंक हर एक चीज़ को फ्लेक्स कर लेगा। जैसे इन्होंने यहाँ फ्लेक्स किया हुआ है, इस तरह से अगर आप उल्टा करेंगे इसको, ठीक है, तब भी वो जो है हर चीज़ जो है वो उसमें एक्सटेंड कर देगा। सो ये आपने इसमें याद रखना है। अगर उल्टा करेंगे तो वो एक्सटेंड इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लैंडू हो गया। 6 to 8 मंथ्स में जो है ये अपीयर होता है और 15 मंथ्स 2 ईयर्स तक जो है वो परसिस्ट करता है। उसके बाद है पैराशूट। पैराशूट इज़ लाइक, जैसे ये पैराशूट इस तरह से होता है, ठीक है। अब कैसे करना है आपने कि अगर आप बच्चे को उठाते हैं, ठीक है, प्रोन पोजीशन से, उठाने के बाद उसे ना उसकी जो ना यहाँ पे सपोज करेंगे, उसको यहाँ पे जो सपोर्ट दी हुई है आपने, ठीक है, सपोर्ट देने के बाद आप फॉरवर्ड से थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड मूव कर, जैसे फॉरवर्ड आपसे करते हैं फ़ौरन से जो उसके हाथ हैं वो खुल जाएंगे, ठीक है, खुल के ऐसे मतलब वो ऐसे सपोर्ट लाइक सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो या फिर समझ लें कि फ्लाई करने की कोशिश करता है। तो इसे हम कहते हैं पैराशूट रिफ्लेक्स। और ये जो है आपका रिफ्लेक्स ये भी परसिस्ट करता है। 2 तरह के परसिस्ट करते हैं, एक ग्लेबुलर और एक पैराशूट। सो आपको समझ आनी चाहिए इनके रिफ्लेक्सेस की, ठीक है, कहीं ना कहीं MCQs में कहीं ना कहीं आ सकते हैं, सो आपने इसको याद करना है।